हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जिस स्कूल की जो प्रिंसिपल है, जिसकी बस पलटी और उसमें बच्चे मारे गए, उन दीप्ति रावत को हिरासत में ले लिया है। आज सुबह महेंद्रगढ़ के कनीना में बच्चों से भरी एक बस पलट गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई। करीब 15 बच्चे इसमें घायल भी हुए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें रोहतक रेफर किया गया है। बस में कुल 35 से 40 बच्चे सवार थे। अब तक बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। तब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी थी और 1 की हालत गंभीर थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन कुछ देर बाद छठे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। जेएल पब्लिक स्कूल की ये जो बस थी, इसमें बच्चे सवार थे और स्थानीय लोगों के मुताबिक ड्राइवर शराब पीकर बस चला रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था। अब कई सवाल इस पूरे मामले पर उठ रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त बस जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, उस जगह से हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ने ये रिपोर्ट भेजी है। पहले आपको वो दिखाते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना इलाके में आज सुबह स्कूल बस का एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जो बस चालक था वो नशे की हालत में था। इस वक्त हम पुलिस थाने में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं जो तस्वीर इस वक्त बस की, ये वही बस है जिसका इस्तेमाल उस वक्त बस चालक बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए कर रहा था। इस वक्त इसकी हालत देखते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी तेज़ गति में उस वक्त ये बस चल रही थी, क्योंकि इस बस का बताया जा रहा है, जो वहाँ पर चश्मदीद गवाह थे उन्होंने ये बताया है कि जब बस जा रही थी तो जो बस चालक था उसने बस का बैलेंस खो दिया और बस का जो पीछे का हिस्सा है वो पेड़ पे जाकर ज़ोर से टकरा गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो बस है पूरी तहस नहस हो चुकी है। आपको कुछ और तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये GLPS कनीना, ये एक स्कूल है, GL पब्लिक स्कूल हरियाणा का। यहीं पर जिस स्कूल की ये बस थी, बच्चे भी इस पर थे। आप देखिए शीशे जो हैं कांच के, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर बस के अंदर आप टुकड़े देख सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ बच्चे सीधा खिड़की से बाहर की तरफ गिर गए, क्योंकि स्पीड बस की जो थी वो काफ़ी तेज़ थी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो कांच के ग्लासेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो टूट गए उसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं। वहीं बताया ये भी गया है कि जो बस का फिटनेस सर्टिफिकेट था वो 6 साल पहले एक्सपायर हो गया था। यानी कि स्कूल प्रशासन की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये देखना कि आखिरकार जो बस वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड है भी या नहीं। ये देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी बस फिलहाल तहस नहस हो चुकी है। आपको फिर से बाहर के नज़ारे भी दोबारा एक बार दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं तेज़ बस थी, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। यानी कि सबसे बड़ा सवाल स्कूल प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसी बस क्यों चलाई जा रही थी जिसका 6 साल पहले फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ बस चालक आखिरकार नशे की हालत में क्यों था। हो सकता है ये पहली बार भी ना हो, तो ऐसे में किसी ने पहले शिकायत करी थी या नहीं करी थी। बहुत सारे सवाल हैं, ज़रूरी सवाल हैं, क्योंकि आखिरकार बात बच्चों की है। बताया जा रहा है कि अब तक 6 से 7 बच्चे अपनी जान इस हादसे में गंवा चुके हैं। यानी कि बहुत ही बड़ी दुखद समस्या, और ख़ास तौर पर उनके लिए जिन परिवारों ने अपने बच्चों को यहाँ पर खोया है। देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी बस जो है तहस नहस हो चुकी है, चाहे वो आगे से हो। बहुत से बच्चे उस वक्त तुरंत खिड़की पार करके गिर गए बस से, और बताया जा रहा है कि उन्हें उसके बाद यहाँ के निजी अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। कुछ ऐसे बच्चे जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे, उन लोगों को यहाँ से दूसरे अस्पतालों में भी रेफ़र किया गया है। हरियाणा से कैमरा पर्सन स्टीफन एंथनी के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। इस हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल अब उठाए जा रहे हैं। हादसे पर ईद की छुट्टी जो थी, उस दिन भी ये स्कूल जो है वो कैसे खुला हुआ था, क्यों खुला हुआ था, एक बड़ा सवाल है। फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर था तो बस कैसे चल पा रही थी? ट्रांसपोर्ट विभाग ने क्या किया? शिक्षा विभाग ने क्या किया? क्या शराब के नशे में था ड्राइवर? और अगर ऐसा था तो सुबह सुबह क्या इस पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस थे या नहीं थे? ये एक बड़ा सवाल है। हादसे के बाद सबसे पहले बच्चों को पास के निहाल अस्पताल में ले जाया गया, जहां के निदेशक डॉक्टर रवि कौशिक ने बताया कि जब बच्चे आए तो उनमें से 4 की मौत पहले ही हो चुकी थी। ये लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10 से 15 मिनट बाद डेथ हो गई।
15 बच्चों को हम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय एसडीएम साहब तुरंत आ गए थे। उन्होंने, पूरे प्रशासन ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए हैं। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है। कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशंस नॉर्मल है सभी बच्चों। अब बस में सवार बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि बस की हालत बहुत ही खराब थी और ड्राइवर नशे में था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें स्कूल की छुट्टी की कोई सूचना नहीं दी गई थी और बस आने पर उन्होंने बच्चों को स्कूल भेज दिया। बस की हालत बहुत खराब थी सर। बस को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कोई बच्चा होगा। बस की कंडीशन बहुत खराब थी वहाँ और ड्राइवर जो है शराब पी के बिल्कुल नशे में था। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? एक बच्चा 6th में है सर, 2 9th में है और एक गुड़िया पहली क्लास में पढ़ती है जी। चारों थे उस बस में? हाँ जी, चारों बच्चे उसी बस में थे जी। आज ईद की छुट्टी बताई जा रही है कई स्कूलों की, उसके बावजूद स्कूल खुलने का आरोप लग रहा है। ऐसा कुछ सर बताया नहीं, स्कूल खुल रहे थे, बस आई थी, बच्चों को भेज दिया, कोई सूचना थी नहीं छुट्टी की। तो स्कूल सब खुल रहे थे, बच्चों को स्कूल भेज दिया। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, इस कारण अनबैलेंस होने से वो हादसा हो गया और काफ़ी बच्चे थे और उनमें कुछ आधार के डेथ भी हुई है और नुकसान हुआ। आप मौके पे मौजूद थे? हाँ, यहीं सभी थे। यूरो स्कूल की बचाव की वजह से काफ़ी बचाव हो गया था। आपने देखा बस कितनी स्पीड में थी? काफ़ी स्पीड में बस थी और कोई भी वो नहीं था, एकदम से पेड़ के टकराने से वो हो गया। पेड़ से टकराई है बस? हाँ, इस साइड ये पेड़ से फिर एकदम से काफ़ी वो नशे में था, इस कारण अनबैलेंस हो गया। वहीं हरियाणा सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और जांच कराने की बात कही जा रही है। आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों को उचित मुआवजा और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। मैंने एक निर्देश दिए हैं उच्च अधिकारियों को, एक कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, एक चंडीगढ़ के हमारे उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में सारे पहलुओं की जांच करेगी और हमने वहां लोकल डीटीओ को भी आदेश दिए हैं कि वो स्कूल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे और जो हमारे एमवीए स्तर के एक अधिकारी हैं उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जांच में दोषी पाएंगे कि कागज़ पूरे नहीं थे तो उनको भी सस्पेंड करने की बात है। हमने ऑलरेडी तीसरे महीने के अंदर इस बस का 15,500 का चालान कर रखा था और इन्हीं सब कागजों के पूरे ना होने की वजह से, लेकिन स्कूल संचालकों की सीधी लापरवाही इस घटना में देखी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्कूल बस की दुर्घटना में अनेक मासूम बच्चों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर शोक संतप्त माता पिता एवं परिजनों को इस क्रूर आघात को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जो बस हादसा हुआ वो अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी शोक संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने बच्चों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिवारजनों की हर संभव सहायता में जुटा है। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी शुभांग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौके से। उन्होंने आप देखा किस तरीके से एक रिपोर्ट भी भेजी। शुभांग, सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि अभी इस पर कार्रवाई क्या हो रही है और उससे पहले जो बच्चे घायल हुए थे उनके क्या हालात हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो बच्चे घायल हुए थे उन्हें तुरंत अस्पतालों में ले जाया गया, कुछ निजी अस्पतालों में भेजा गया, कुछ को सरकारी अस्पतालों में भेजा गया। जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी उन्हें फ़िलहाल रोहतक के लिए रेफ़र कर दिया गया और साथ ही रेवाड़ी हॉस्पिटल में भी रेफ़र कर दिया गया। अब बताया फ़िलहाल ये जानकारी जो हमें मिल रही है आधारिक रूप से वो ये है कि 6 से 7 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं उसके अलावा अभी तक जो बाकी के बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों को उनके माता पिता वापस घर ले गए हैं जिनका इलाज हो चुका है, लेकिन ऐसे काफ़ी बच्चे अभी भी हैं जो अभी भी अस्पतालों में हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। देखिए कार्रवाई इस पर अभी तक क्या हुई है क्योंकि काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो आज एक सरकारी छुट्टी थी, उस दिन बच्चों को स्कूल में बुलाया गया था और ना सिर्फ अभी बल्कि एक स्कूल नहीं, आसपास के जो निवासी हैं उन्होंने बताया कि सिर्फ ये एक स्कूल नहीं बल्कि और भी स्कूल आज के दिन खुले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी तक जो पुलिस है उन्होंने कार्रवाई के लिए शुरू कर दिया है। अभी तक आरोपी जो है बस ड्राइवर जो था वो गिरफ्तार हुआ है या नहीं ये फ़िलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि पुलिस से इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अभी भी ये साफ तौर पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि लगातार कोशिश यही है कि जो भी स्कूल प्रशासन के लोग इसमें थे, क्योंकि आखिरकार जो बस की फिटनेस सर्टिफिकेट था वो 6 साल पहले एक्सपायर हो गया था, उसके बावजूद अभी भी वो बस चल रही थी। आखिर वो बस क्यों चल रही थी ये पहला सवाल है। बस चालक शराब के नशे में क्यों था, क्या पहले भी ऐसी कोई हरकत हुई थी, इस बात पर उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये तमाम सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। स्कूल प्रशासन से भी सवाल जवाब किए जाएंगे, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा, स्कूल के मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा और लगातार यही सब कोशिश यहाँ पर की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभांग इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ इस वक्त अपराजिता गौतम जुड़ रही हैं, अध्यक्ष हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की, ये समझने के लिए कि क्या कहाँ इसमें कोताही है और क्या क्या इसमें और किया जा सकता है। अपराजिता जी, बड़ा किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुस्वप्न नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें और उसके बाद इस तरीके के हादसे की उन्हें सूचना मिले। कई सवाल उठते हैं, स्कूल प्रशासन पे उठते हैं। एक जागरूक माता पिता क्यों, क्या सावधानियां वो इसमें बरत सकते थे, क्या क्या चीजों को आपको लगता है कि उल्लंघन हुआ है? अंकित जी, मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करूंगी कि बहुत सारे, अगर हम कोर्ट के ऑर्डर्स को देखें, यहाँ तक कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है कि स्कूल की जो इंस्पेक्शंस, ये जो बसेस की अगर मैं बात करूं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो ऑर्डर आया था, उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, और इंस्पेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में खास लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसके थ्रू वो इंस्पेक्शंस की जाएगी और उन इंस्पेक्शंस में जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उनकी तरफ से भी रिपोर्ट जानी चाहिए। ये बात पे मैं इसलिए तवज्जो देना चाहती हूँ। आज जो हादसा हुआ है ये बहुत अच्छा है, सरकार ने स्कूल प्रशासन पे, बस ड्राइवर पे, इन सब पे आप एक्शन ले रहे हैं, उन पे कानूनी कार्यवाही करें। बट उन अधिकारियों का क्या जो 6 साल एक्सपायर्ड, जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट है नहीं, वो बस धड़ल्ले से सड़कों पे चल रही है। तो यानी कि अगर वो बस चल रही है तो जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी ऐसी बसेस सड़क में नहीं चले जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, या स्कूल बस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके ऑर्डर्स को वॉयलेशन करते हैं, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उनको इम्प्लीमेंट करवाने की, मेरी तो मांग है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा भी, आपने अपने इसमें क्लिपिंग में एक स्टेटमेंट दिखाया हमारे असीम गोयल सर का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि कुछ समय पहले 15,000 रुपए का चालान आया था। तो प्रश्न ये है कि सर, जब आपके पास 15,000 रुपए का इस ड्राइवर के खिलाफ, इस बस के खिलाफ 15,000 रुपए का अगर आप लोगों ने चालान काटा है, तो चालान काटते हुए उस अधिकारी ने क्या ये नहीं देखा कि बिना फिटनेस के बस चल रही है? क्योंकि जब भी हम और आप भी जानते हैं, जब भी चालान कटता है तो बहुत सारे बेसिक डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, और ये बस कॉमर्शियल बस है, ये स्कूल चलवा रहा है अगर, तो यहाँ पर जितनी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की है उतनी ही जिम्मेदारी आपके विभाग की है, परिवहन विभाग की। दूसरा, जो आप आती हूँ मुद्दे की बात पे, जो आपने प्रश्न पूछा, पेरेंट्स क्या करेगा? देखिए, पेरेंट्स की मजबूरी है। हम महेंद्रगढ़ जैसे छोटी जगह की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं दिल्ली जो राजधानी, जो हर तरीके से सारी सुविधाएं मिली में, अगर हम उसकी भी बात करें, वहां आप हर चीज में देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन का आप हमेशा देखेंगे तोड़ा जा रहा है। आप एक छोटे शहर की बात करें जहां हम साफ साफ देख रहे हैं, जहां पे वायलेशन हो रहा है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, अभिभावक
एक्चुअली रियलिटी ये है, मेट्रो सिटीज के अभिभावक को भी ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है भी तो वो स्कूलों में जब जाके बात करते हैं, स्कूलों के लिए वो अभिभावक प्रॉब्लमेटिक अभिभावक हो जाते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। समस्या ये आती है, पेरेंट्स जब जाते हैं स्कूल से बात करने के लिए कि ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, बस ड्राइवर का बिहेव अच्छा नहीं है, क्योंकि पीछे दिल्ली के भी कई स्कूलों की बसेस में हादसे हुए थे। वहां जब जी। पेरेंट जाता है स्कूल से बात करने के लिए, स्कूल उनके साथ जो रवैया दिखाता है वो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि पेरेंट को ये मैसेज मिल जाता है कि आज हमने आवाज उठाई है, कल उनके बच्चों के ऊपर स्कूल डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये एक कहीं ना कहीं डर जरूर रहता है, लेकिन जैसे ये सवाल उठ रहा है कि ईद के दिन सरकारी छुट्टी थी तो क्यों बच्चों को बुलाया गया, क्या पेरेंट्स के राइट्स क्या होते हैं? अगर आप ये बताना चाहें कि वो क्या, एक बात तो ठीक है कि स्कूल उनके ऊपर दबाव बना सकता है, लेकिन एक जागरूक माता पिता होने के नाते आपके राइट्स क्या क्या होते हैं? किस किस चीजों पे आप स्कूल से सवाल पूछ सकते हैं? कानूनी तौर पर आपके पास क्या क्या हक है? इसके लिए अंकित जी मैं जवाब दूंगी। पेरेंट्स के राइट्स और हम बच्चों के राइट्स की हमें खासकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बच्चों के राइट्स की कहीं पर बात नहीं होती है। बच्चों के भी बहुत सारे राइट्स हैं। अगर मैं पूरे लॉ को पढ़ती हूँ, इससे पता चलता है लॉ पेरेंट्स के और बच्चों के साथ है। बहुत सारे राइट्स हैं। पेरेंट्स का पूरा राइट बनता है स्कूल में जाके पूरी डिटेल ले, सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट के पास होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो भी स्कूल है उसकी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर होनी चाहिए। बट आप ये देखेंगे स्कूल की, अगर आप वेबसाइट देखते हैं तो आप देखेंगे स्कूल केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए अपनी उस वेबसाइट को प्रयोग करता है। उसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अभी आपका, हम इसी बस की फिटनेस की बात कर लें तो वहां पे नंबर ऑफ बसेस होनी चाहिए, ड्राइवर्स कौन है, ड्राइवर्स का आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। ये पुलिस वेरिफिकेशन मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, आपको याद होगा हरियाणा में ही प्रद्युमन केस हुआ था, एक बच्चे का जो एक स्कूल में जो केस हुआ था, जब गला रेत जी। के उसकी हत्या हुई थी। उस केस में भी था कि जितने भी स्कूल स्टाफ हैं, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, जितना भी फील्ड स्टाफ है, चाहे वो बस का ड्राइवर क्यों ना हो, सबकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो क्या वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स भी स्कूल ने अपलोड की है? दूसरा, जो आपकी बस है उसके सारे फिटनेस सर्टिफिकेट होने चाहिए। जी। स्कूल बिल्डिंग की बात करूं तो स्कूल बिल्डिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे फायर सेफ्टी नॉर्म्स हो ले, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये है अभिभावक के जो राइट्स हैं, कहने को बनते हैं, जो स्कूल की वेबसाइट में होने चाहिए। बिल्कुल। बट समस्या ये है, आदेश आने के बावजूद स्कूल इंफॉर्मेशन को अपलोड नहीं करता है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो होती है फिर वापस घूमकर आ गए अधिकारियों पे होती है। यहाँ आप बिल्कुल। स्टेटमेंट चला रहे थे जिला शिक्षा अधिकारी का, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। एक्चुअली ये उनके केआरए का पार्ट है कि टू मेक श्योर सभी तो स्कूल ऑर्डर्स को पे फॉलो सिर्फ ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। सरकार को देखना होगा कि उनके जो विभाग है, ट्रांसपोर्ट विभाग, शिक्षा विभाग, उनसे कहां कहां गलती हुई है, और उनको भी इस दर्दनाक हादसे की जिम्मेदारी कम से कम कठोर उनके ऊपर एक्शन होना जरूरी आवश्यक है कि कम से कम आगे इस तरीके की कोई दुर्घटना दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, बन रही है हमारे साथ। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। एप्पल ने आईफोन पर पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर अटैक का खतरा जताया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में खबर छपी है, जिसके मुताबिक आईफोन यूजर्स को मर्सनरी स्पाईवेयर के जरिए टारगेट किया जा रहा है। इसके जरिए आईफोन का वो एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर एप्पल ने भारत सहित 91 देशों में जो यूजर्स हैं उसको वार्निंग ईमेल भेजा है, जो मर्सनरी सॉफ्टवेयर अटैक के संभावित शिकार हो सकते हैं। यह जो स्पाईवेयर है वो इजराइल के एनएसओ ग्रुप के पेगासस की तरह है।
इसका मकसद डिवाइस का अनऑथोराइज एक्सेस हासिल करना है। कुछ भारतीय यूजर्स को एप्पल ने वार्निंग मेल भेजा है। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक एप्पल ने 11 अप्रैल को भारतीय समय अनुसार रात करीब 12:30 बजे कुछ भारतीय यूजर्स को वार्निंग ईमेल भेजा है। मेल में लिखा है कि एप्पल ने पाया है कि आप एक मर्सनरी स्पाईवेयर अटैक का शिकार हो रहे हैं जो आपके एप्पल आईडी में जुड़े फोन को दूर से हैक करने की कोशिश कर रहा है। मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पेगासस और इसके जैसे सॉफ्टवेयर को लेकर राजनीति देश में काफी गरमाई है। एक बार फिर से अब जब ये ईमेल आया है तो एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि एप्पल के ईमेल में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि आप स्पाईवेयर के शिकार हो रहे हैं, यानी वो टारगेट किए जा चुके हैं। अभी तस्वीर साफ नहीं है कि भारत में कितने आईफोन यूज़र्स हैं जिनके फ़ोन को टारगेट किया गया है। या ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो स्पाईवेयर होता है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है और इस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी व्यक्ति के फ़ोन या कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है और हैकिंग के ज़रिए उसकी जो महत्वपूर्ण निजी जानकारी है, चाहे वो बैंक अकाउंट डिटेल्स हों या फिर जो उसने ट्रांजैक्शंस किए हों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसके बैंक में कितना पैसा है और उसकी जो निजी ज़िंदगी से जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हासिल किया जा सकता है चोरी छुपे। और इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे वक्त पर जब भारत में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उस दौरान भारत में एप्पल फ़ोन के जो यूज़र्स हैं उनके फ़ोन को हैक करना, टारगेट करना स्पाईवेयर के ज़रिए, बहुत सारे सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब पेगासस स्पाईवेयर के अटैक को लेकर एप्पल आईफोन ने चेतावनी जारी की थी और ये कहा था कुछ विशेषकर पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल लीडर को, कि उनके फ़ोन को हैक किया गया है, तो उसको लेकर संसद में काफ़ी हंगामा हुआ था और कई दिन तक संसद की प्रक्रिया जो है वो नहीं चल पाई थी। और इस बार भी जब चुनावी प्रक्रिया चल रही है, पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को होने हैं, उससे ठीक पहले इस जानकारी का सार्वजनिक होना, मुझे लगता है कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। इसके पहले भी जब पिछली बार भी जब ये चेतावनी जारी की गई थी एप्पल की तरफ से, तो उसमें ये नहीं बताया गया था कि पेगासस स्पाईवेयर जो है उसके इस्तेमाल करके किस तरह की जानकारी चोरी की गई थी, किस तरह की जानकारी हैक की गई थी। और इस बार भी एप्पल ने जो चेतावनी जारी की है, जो ईमेल रात को 12:30 बजे भेजा है एप्पल आईफोन यूज़र्स को, उसमें ये सिर्फ कहा गया है कि पेगासस स्पाईवेयर की तरह का एक स्पाईवेयर है जिसके ज़रिए आपके फ़ोन को टारगेट किया गया। ये कंफर्मेशन एप्पल ने किया है कि इंडिया में भी एप्पल आईफोन के जो यूज़र्स हैं उनको टारगेट किया गया है स्पाईवेयर के ज़रिए। लेकिन कितने लोग हैं, किस तरह की जानकारी चोरी की गई है, हैक की गई है इस स्पाईवेयर के ज़रिए, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद आज दूसरा मौका था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहुंचे। उन्होंने वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला बोला। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। उत्तराखंड का कोई निवासी ये नहीं भूल सकता कि कांग्रेस ने
प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। वहीं राजस्थान के अनूपगढ़ में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई, दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। किसान सड़क पे उतर गए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में। और मीडिया में क्या आता है? आतंकवादी हैं। मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव से पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि एनडीए 220 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगा। उन्होंने हमारे सहयोगी प्रभाकर से बातचीत की। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ आज ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस के आसनसोल के एमपी और अपने पटना के बिहार के बिहारी बाबू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, पहले आपकी थोड़ी जर्नी की बात करेंगे। आपको लोग बिहारी बाबू बोलते हैं, आपने बिहार को भी छोड़ दिया, आप उस बीजेपी के पार्ट रहे हैं जो अटल और अडवाणी की बीजेपी थी। अब जो नई बीजेपी है उसे आप कैसे देखते हैं सर? मैं सही यकीनन बहुत सालों तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, 27-28 साल तो ज़रूर रहा हूँ, और मेरा तो पालन पोषण ही हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इत्तेफाक से आज दुर्भाग्य का है, इतने सालों रहने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी के ज़माने से लेकर अब तक जिस लोकशाही के साथ चल रहे थे हम, वो हमें अब बहुत हद तक तानाशाही के रूप में दिखाई पड़ने लगा। कहीं ना कहीं आपको कभी अफसोस होता है कि पटना साहिब आपका छूट गया, आप अपने प्रदेश के लिए कुछ करते यहाँ के एमपी के रूप में? देखिए, पहली बात तो बिहार मेरी शक्ति है और बिहार मेरी कमज़ोरी भी है। आज भी आपके सामने आके बैठा हुआ हूँ। जब आपने संविधान का जिक्र किया, आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और मैंने खुद कहा कि गिवन ए चांस, चॉइस एंड प्रायोरिटी, मैं सेंटर में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, यानी सेंटर की राजनीति से, क्योंकि जिससे मैं बिहार का भी, बंगाल का भी, पंजाब का भी, दुनिया जहान का मैं कोई मामले में कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, और साथ साथ सेंटर की नीतिज़ में, पॉलिसीज़ में भी हाथ डाल सकूँगा, कुछ कर पाऊँगा। आपके बड़े अभिन्न मित्र हैं नीतीश कुमार सर। उन्होंने जब पासा पलटा तो आपने कोशिश की उनसे बात करने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इन लोगों के अपने निजी पॉलिटिक्स के मामले में मैं कौन होता बताने वाला? मैं उनको कोई लीडर थोड़ी हूँ, हम लोग दोस्त हैं। जब मिले बहुत अच्छे से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, प्रेम है। जिस तरह से उलट पुलट हुई बिहार में, उससे मुझे लगा कि लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है बहुत हिल गई, और उस उलट पुलट का नतीजा ये है कि लाख लोग प्रचार मंत्री या प्रधानमंत्री जिस तरह की बातें करें, या हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण हैं जो कुछ भी कहें, लेकिन इस बार रिजल्ट जो है उनकी उम्मीदों के विपरीत होगा बिहार में।